हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जो आपका डिमांड था और हमने जो आपके लिए न्यू ईयर का गिफ्ट जो आपके लिए सरप्राइज दिया था वो फाइनली मैं लेकर आ गया हूं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए हम RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स की दोबारा शुरुआत करेंगे और जो भी आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में और फाइनल एग्जाम्स में जो चैप्टर्स आएंगे उसको फिर से रिवाइज कराएंगे। वैसे ऑलरेडी पूरा चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को हमने पढ़ा के उसके लेक्चर वीडियोस को अपलोड करके हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर रखा हुआ है। आप जो भी चैप्टर्स के जो भी लेक्चर्स देखना चाहते हो आप बस वीडियो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना। अगर आपको समझ लो 9 चैप्टर पढ़ना है, 9 चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप सीधा यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करोगे? 7th स्टैंडर्ड 7th मैथ्स चैप्टर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सर्च मारा और आगे JR ट्यूटोरियल्स जो है वो आगे टाइप कर देना, तो हमारे वीडियोस आपको लाइन से देखने मिल जाएंगे। ये एक तरीका है, कोई भी चैप्टर का हो, जैसे साइंस का पढ़ना है तो साइंस का भी वैसे ही टाइप करना, 7 साइंस चैप्टर नंबर दिस और सर्च करना। तो ऐसे जो भी स्टैंडर्ड में हो, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, आप इस तरीके से YouTube पे सर्च कर सकते हो, हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। या तो दूसरा तरीका है, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में हमने हर एक स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स बना के रखे हैं और उसमें आपके रिस्पेक्टिव जो भी वीडियोस होंगे लाइन से एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर आपको देखने मिल जाएंगे। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप पढ़ते रहो, बस इतना मुझे बोलना है। आप लोग के लिए रिवीजन के लिए फिर से मेहनत करने के लिए आ गया हूं। रेस्ट कर सकता था, है कि नहीं, क्योंकि सब चीज पढ़ा रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यार आप लोग को जो वादा किया है, आप लोग के लिए जो काम करने का मन हमेशा करता रहता है, इसके लिए मैं दोबारा से आ गया हूं। और आज से हम लोग जो पार्ट 2 जो पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवाइज कराने के लिए। ठीक है, तो एक एक वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को रिवाइज कर दे। चैप्टर अगर बड़ा रहेगा, मान लो मैथ्स है, साइंस है, चैप्टर अगर बड़ा है तो उसको 2 लेक्चर में करेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर छोटे होते हैं तो उसको हम लोग एक एक लेक्चर में कवर करा लेंगे। लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा, पूरा कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, रिवाइज ही कराना है ना हम लोग को, तो रिवाइज में मतलब सब क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ही लेंगे। तो रिवीजन लेक्चर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, और ये हमारा क्या है? RCC का पार्ट है। जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है हमारे लिए? RCC रिवीजन क्रैश कोर्स। और ये रिवीजन सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स के लिए। बस इतना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार आपके राहुल सर, आपके राहुल भैया इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एंड इस मेहनत को वेस्ट नहीं होने देना। अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि हर बच्चों को ये वीडियो मिले, पता चले उनको, क्योंकि लोगों को पता तक नहीं चलता, क्योंकि वो लोग डेली चैनल को ओपन नहीं करते ना, उनको पता ही नहीं चल रहा होता है कि क्या चल रहा है JR ट्यूटोरियल्स पे। तो उनको शेयर करके बताओ, उनको पूछो क्या तूने देखना स्टार्ट किया कि नहीं किया, इस तरीके से उनको सवाल पूछो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, कर लेना यार, कनेक्ट हो जाओ सोशल मीडिया पे और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेना, इंस्टॉल करके रख लेना। चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं रिवाइज कराने के लिए। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 7 kg अनियन कॉस्ट 140 रुपीज, 7 kg अनियन, कांदा, ठीक है, कांदा याद है, तो 7 kg कांदा है, उसका जो कॉस्ट है 140 रुपए है। ठीक है, हाउ मच वी शुड पे फॉर 12 kg, 12 kg का कितना होगा? तो देखो ये जो क्वेश्चन है उसको एक सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि भाई 7 kg का 140 रुपए दिया है तो 1 kg का दाम निकाल लो और 1 kg को 12 kg से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर आपका। ये हमारा ओल्ड तरीका है, लेकिन इसमें ना इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको उसी मेथड से करना है जो हमें इस चैप्टर में सिखाया गया, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड और एक इनवर्स प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कि अगर 7 kg का जो अनियन है उसका प्राइस 140 रुपए है, मान लो, ठीक है ना। एक सेकंड मैं थोड़ा AC चला लेता हूं, थोड़ा गर्मी हो रहा है यार। ठीक है, 7 kg अनियन का प्राइस 140 रुपए है, तो अगर मैं 12 किलो अनियन लेता हूं, मतलब कांदा लेता हूं, तो प्राइस बढ़ेगा। मतलब जितना केजी में लूंगा अनियन उतना प्राइस बढ़ेगा। 1 kg लूंगा तो कम प्राइस, 2 kg तो बढ़ेगा, 3 kg बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे मैं अनियन का केजी बढ़ा रहा हूं, क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ रहा है। करेक्ट है, मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द ओनियन, या फिर अनियन बोलते हैं इसको, नॉर्मल ओनियन हम लोग को बचपन से बोलने की आदत है, अनियन बोलते हैं इसको, द अनियन, ठीक है, एंड कॉस्ट, ठीक है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो उसके अनुसार क्या बोल सकते हैं कि 7 kg ओनियन का कॉस्ट है 140 रुपीज, मतलब 7 kg का कॉस्ट कितना है? 140 रुपीज। हाँ, इसके पहले एक और स्टेप करना जरूरी है जो हमने नहीं किया, कि हमको पूछा क्या है 12 kg का निकालो, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। सबसे पहले मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन, 12 kg ऑनियन बी एक्स रुपीज। हम लोग को कॉस्ट निकालना है ना, हमने मान लिया कि भाई 12 kg का जो कॉस्ट होगा ना वो x रुपीज हो गया। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। हम लोग ने जैसे वो बोला डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब जो 7 kg अनियन है उसका प्राइस 140 रुपया है, तो 12 kg ओनियन का प्राइस कितना रहेगा? हमने कितना माना है? x रुपीज माना है।
करेक्ट है। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 7x, बीच में है इक्वल। 12 मल्टीप्लाई बाय 140, 140 को 12 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, साइड में करके देखो ना यार। 140 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2, 1 0 0, 1 4 4, 1 1 1, 0 8 6 1, 1680, कितना आ गया 1680। इसको इससे मल्टीप्लाई किया बीच में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। अब हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 7x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं इक्वल के इस साइड भेजूंगा तो ये 1680 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1680 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। मैंने 7 पहले यहां था, 7 पहले यहां था, अब 7 को मैंने इसके पास भेज दिया, इक्वल के वो साइड भेज दिया। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, जब इक्वल के हम अपोजिट साइड में भेजते हैं। डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 7 के टेबल में देखो, 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा 14 होता है, 16 था ना, 14 होता है, मतलब 2 बच रहा है, 28, 7 4 जा 28 और 0 240, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 240। हमने x को क्या माना था, 12 kg ओनियन का प्राइस माना था, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, इसको तो पहले बॉक्स बना लो, रुपीस लिख दो आगे, द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन इज इक्वल टू 240 रुपीस। मतलब अगर आपने 7 किलो अनियन खरीदा तो 140 लगा, लेकिन अगर 12 किलो खरीदा होता तो 240 रुपए लग रहा होता। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये नहीं पूछा था 1 किलो का निकालो, आपको सीधा पूछा था कि 12 किलो का बताओ। तो ये चीज प्रैक्टिकल चीज है। ये हम लोग को मैथ्स, जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर ये हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसका रियल जिंदगी में क्या यूज है, भाई यही जिंदगी में यूज है। अगर मान लो आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप 10 बार सोचोगे कि यार 1 किलो का कितना होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कस्टमर को ना बेवकूफ बनाते हैं, जो थोड़े इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो इसलिए दुकानदार का भी पढ़ा लिखना जरूरी है। पढ़ा लिखना मतलब एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए उसको, ये बेसिक ही चीज है। अगर आप गए खरीदने के लिए और मार्केट में बेच रहे, अरे भाई 1 किलो का इतना, 2.5 किलो का इतना, तो आप कैलकुलेट करते हो, अरे 1 किलो का इतना है, 2.5 किलो का इतना है, तो प्रॉफिट क्या है, 2.5 किलो खरीदने में प्रॉफिट है। होता है कि नहीं आपके साथ? मैं खुद मार्केटिंग करता हूं यार, घर का सब्जी वब्जी मैं ही लाता हूं मैं जाके मार्केट में घूमता हूं, मुझे लोग देखते हैं, अरे राहुल सर इधर है, तो वो अलग फीलिंग आता है। लेकिन चलो जाने, मैं बता रहा हूं एक चीज, ये चीज होता है मेरे साथ और मेरे को अच्छा लगता है यार, ग्राउंडेड रहना, हम्बल रहना अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलो शुरुआत करेंगे एक और क्वेश्चन की, इसको पहले मिटा दो, रफ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वीडियो एंड तक देखना, हो सकता है अगर ये वीडियो बड़ा बने तो आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो, 1.25 की स्पीड से देख सकते हो, थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है। फॉर 9 काउस, 9 गाय है, 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड। मतलब देखो हर गाय को चारा खिलाना पड़ता है, तो उनको फूड लग रहा है एवरीडे। इन सेम प्रोपोर्शन हाउ विल बी नीडेड फॉर 12 काउ। मतलब 9 गाय जो है, 9 काउ को 13.5 kg जो लग रहा है चारा, लेकिन अगर उसके जगह पे 12 काउ होती तो कितना लगता, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट द फूड रिक्वायर्ड फॉर 12 काउ, कितने काउ है, 12 काउ है ना, तो लेट द फूड रिक्वायर्ड फॉर 12 काउ बी x kg। मुझे पता नहीं है ना कितना होगा, तो x kg मैंने मान लिया। अब एक चीज हमने डिस्कस किया यहां पे, या फिर देखा, क्लियर कट पता चल रहा है कि द फूड रिक्वायर्ड, ठीक है। एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे बोला 9 गाय के लिए 13 kg 500 ग्राम लग रहा है। अगर मेरे गाय बढ़ गए तो फूड भी ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि समझ लो 2 लोग हैं, तो 2 लोग में 5 चपाती लगता है। तो जो लोग अगर बढ़ जाएंगे तो 5 का 10 हो सकता है ना, क्योंकि चपाती बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स में, कोई भी चीज जब बढ़ती है दोनों साथ में तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। और अगर ऐसा होता है एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है, ठीक है, तो वो इनवर्स प्रपोर्शन होता है। तो यहां पे द फूड रिक्वायर्ड एंड नंबर ऑफ काउस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेटा, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि 9 गाय के लिए 13 kg 500 ग्राम लग रहा है। मतलब 13 kg और 500 ग्राम, मतलब कितना हो गया, 13.5 kg हो गया। 13 किलो 500 ग्राम मतलब 13.5 किलो ना, तो 13.5 किलो मतलब 13.5, कितना लग रहा है, 13.5 किलो खाने को कितने गाय लग रहे हैं, 9 गाय लग रहे हैं, इज इक्वल टू कितना फूड चाहिए हमें, x फूड चाहिए, कितने गाय के लिए चाहिए, 12 गाय के लिए चाहिए। करेक्ट है, यही इसका प्रोपोर्शन हो गया। आपने क्या किया, 9 गाय के लिए 13.5 kg लग रहे हैं, तो 12 गाय के लिए कितना फूड लगेगा, यही हमें क्वेश्चन पूछा है, तो हमने ये निकाल दिया, मतलब ये प्रोपोर्शन बना दिया। अब बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना और x का वैल्यू निकाल देना है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ, यहां पे साइड में करूं, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है मुझे। देखो 5 2 10,
देखो 2 5 10, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2, ये 0 आता है यहाँ पे, 1 5 5, 1 3 3, 1 1 1, ये 0, 7 और 5 12, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट, ये पॉइंट से 0 हट गया, 162 बचा। मतलब क्या बचा है, 13.5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, या एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो ऐसा, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 9। तो देयरफॉर क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 162 आया इज इक्वल टू 9x आया। हमको x का वैल्यू चाहिए, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, ये 9 162 के नीचे आ जाएगा, मतलब 162 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर ले दोस्तों, आपके सामने, इसको मिटा दो, सॉल्व कर ले। 9 के टेबल में 9 1 9 होता है, 9 2 18 होता है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसा डिवाइड करके देखता हूं, 162 को 9 से डिवाइड करना है, करेक्ट है। तो 9 1 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, ये 1 है ना, 9 1 9, 7 बचा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 72, 9 8 72 होता है, बराबर, 9 8 72, कितना आ गया, 18। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया, x का वैल्यू 18। x को क्या माना है हमने, देखो ध्यान से, x क्या है हमारे लिए, कि लेट द फूड रिक्वायर फॉर 12 kg काउ बी x kg ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 18 kg आया। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना आप लोग, ऐसा क्या लिखोगे स्टेटमेंट, देयरफॉर द फूड रिक्वायर्ड फॉर 12 गाय, फॉर 12 काउ इज इक्वल टू 18 kg। मतलब 12 गाय को कितना लग रहा है, 18 किलो का फूड लग रहा है। 9 गाय थी तो 13.5 ग्राम लग रहा था, लेकिन अगर वही 12 गाय होगी तो 18 kg लगेगा फूड। इस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। करेक्ट, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन पता है आपको, सोयाबड़ी बोलते हैं, सोयाबीन है, कितना है, 12 क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलो होता है, करेक्ट। तो 12 क्विंटल सोयाबीन है, उसका प्राइस है 36,000 रुपीज। हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट। 12 क्विंटल का दिया हुआ है सोयाबीन का कॉस्ट 36,000, तो 8 क्विंटल का कितना होगा, उससे थोड़ा कम होगा। मतलब प्राइस, अगर क्विंटल बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, क्विंटल कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं ना। मतलब ये 12 किलो का दिया हुआ है 36,000, तो 8 किलो का क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, मतलब हमने केजी को भी कम किया तो कॉस्ट भी कम हो रहा है, और वही 12 का हमने 20 कर दिया तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो सबसे पहले तो हमने को मानना पड़ेगा लेट करके, कि लेट द प्राइस, हम लोग को क्या निकालना है, 8 क्विंटल का कॉस्ट निकालना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन, 8 क्विंटल सोयाबीन, 8 क्विंटल सोयाबीन इज इक्वल टू x रुपीज। हमने मान लिया कि भैया उसका x रुपीज उसका कॉस्ट है। अब एक और चीज है यहां पे कि द कॉस्ट ऑफ सोयाबीन एंड क्वांटिटी, या फिर केजी बोल सकते हो आप, एंड क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन, जो कि है केजी लिख लो यहां पे, एंड क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सोयाबीन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो मैं स्टेप लिख रहा हूं। क्यों, तभी तो पता चलेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है, करेक्ट। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 12 किलो का जो कॉस्टिंग है, मतलब सॉरी 12 क्विंटल का जो सोयाबीन है उसके लिए लग रहा है 36,000 रुपया। ठीक है, तो 8 क्विंटल के लिए कितना लगेगा, x रुपया। करेक्ट, समझ में आ रहा है, 12 किलो के लिए लगा 36,000, तो 8 किलो के लिए x लगेगा। मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 6 8 48, 4 कैरी। ठीक है ना, 8 6 48, 4 कैरी, 8 3 24, 25 26 27 28, 28 आ गया, और ये आ गया 1 2 3 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो x विल बी इक्वल टू 288,000 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 12 से डिवाइड कर लेते हैं इसको साइड में, 288,000 को 12 से डिवाइड करना है। 12 2 जा 24 होता है, ठीक है, 4 बचेगा 48, 12 4 जा 48, 0 आ गया, यहां तक खत्म, 3 0 बचा, 1 2 3 0, 24,000, मतलब आ गया आंसर 24,000 रुपीज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का जो वैल्यू आया वो आया 24,000 रुपीज, और x को हमने क्या माना था दोस्तों, x को हमने माना था कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल, द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन, सोयाबीन ही निकाल रहे हैं, 8 क्विंटल सोयाबीन का जो कॉस्ट है वो कितना है, 24,000 रुपया। जब 12 क्विंटल ले रहा था तो 36,000 लग रहा था, ज्यादा लग रहा था। जब मैंने
कम क्वांटिटी लिया, मतलब जब मैं सिर्फ 8 किलो ही ले रहा हूं, 8 क्विंटल ही ले रहा हूं, तो 24,000 लग रहा है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और ये जितना डीप में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मतलब ये लेक्चर के बराबर है। कहने के लिए ये रिवीजन है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप लोग अगर कुछ पढ़े भी नहीं होंगे ना इस चैप्टर का, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स थे। करेक्ट? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है? क्लियर है दोस्तों? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल। ठीक है? तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख रहे हो तो क्या बोल रहा है, 5 वर्कर टेक 12 डेज टू वीड ए फील्ड। वीड मतलब क्या होता है ना, कि जो खेत होते हैं ना उसमें बहुत जंगली घास आ जाते हैं। आपने अक्सर किसान लोग को देखा होगा कि वो लोग पेस्टिसाइड स्प्रे ऐसा छिड़कते हैं, तो जंगली घास वगैरह को भी हटाना पड़ता है। तो 5 वर्कर को 12 दिन लग गए। मतलब एक खेत होगा, उस खेत में 5 वर्कर को काम पे लगा दिया गया। उस 5 वर्कर लोग काम कर रहे हैं, तो उनको 12 दिन लग गया पूरा फील्ड को कवर करने में, पूरा फील्ड को जो ये है घास वगैरह है उसको हटाने के लिए। ठीक है? तो हमको क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक। मतलब अगर 5 वर्कर थे तो 12 दिन लग रहा था। 5 वर्कर को 12 दिन लग रहा था। अगर मैं एक वर्कर को बढ़ा दूं, यानी 5 के जगह पे 6 वर्कर कर दूं, तो कितना दिन लगेगा? ऑब्वियसली दिन कम लगेगा ना, क्योंकि अगर मान लो कि 4 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं, 5 लोग मिलके खाना बना रहे हैं, 5 लोग मिलके खाना बना रहे हैं। इमेजिन करो 5 लोग मिलके खाना बना रहे हैं और उसमें मैंने एक और आदमी दे दिया, 6 आदमी कर दिया, तो खाना बनाने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा ना। तो ये कौन सा है? इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल हो गया। मतलब मेरा क्वांटिटी तो बढ़ रहा है, 5 वर्कर से 6 वर्कर तो हो रहे, लेकिन जो दिन लगना चाहिए 12 दिन लगना चाहिए वो और कम लगेगा अभी। लेकिन मुझे पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन कम लगेगा। मतलब मेरे वर्कर्स बढ़ रहे हैं लेकिन टाइम कम हो रहा है। तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, मतलब ये कौन सा एग्जांपल है? इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो ऐसे एग्जांपल्स कई बार देखे जाएंगे आपके क्वेश्चंस में, मतलब एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझना है। ठीक है? क्लियर है दोस्तों? चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक एंड हाउ मेनी वुड 15 टेक। मतलब अगर 6 वर्कर लगाया तो कितना लगेगा, और अगर 15 वर्कर लगा दिया एक ही साथ तो कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि भाई यहां पे 5 वर्कर 12 दिन काम कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ इमेजिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा कि पहले 6 वर्कर कितना लेंगे। तो लेट 6 वर्कर्स टेक x डे। ठीक है? 6 वर्कर अगर रहेंगे तो x दिन लगेगा, और अगर 15 वर्कर रहेंगे, जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा ना 15, तो अगर 15 वर्कर रहेंगे तो y दिन लगेगा। मुझे पता नहीं है भाई कितना दिन लगेगा, लेकिन मैंने मान लिया कि लेट 6 वर्कर है तो x दिन लगेगा, 5 वर्कर है तो y दिन लगेगा। अब एक चीज क्लियर दिख रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम, या फिर डे रिक्वायर्ड लिखो आप, एंड डे रिक्वायर्ड, ये दोनों क्या है? एक दूसरे को डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इनवर्स प्रपोर्शन है? ऑब्वियसली हमने आपको अभी साबित करके दिखाया ये इनवर्स प्रपोर्शन का एग्जांपल है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और डे रिक्वायर्ड क्या है? आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ये क्या है? इनवर्स प्रपोर्शन में है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, इनवर्स प्रपोर्शन में होते हैं, तो आपका जो ये डायरेक्ट मेथड में जो लग रहा था ना, वो डायरेक्ट मेथड में नहीं लगेगा अभी आपका। ठीक है? ये आपका इनवर्स में लगेगा। तो यहां पे 6/x नहीं लोगे आप, क्या लोगे? 6 वर्कर को x दिन लग रहा था, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है? और 5 वर्कर को 12 दिन लग रहा था, तो 5 वर्कर को 12 दिन लग रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले ले लो ये, पहले आप ये ले लो कि 5 वर्कर को 12 दिन लगा, और यहां पे 6 वर्कर को कितना दिन लगेगा मुझे पता नहीं है। इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो 12 फाइजा कितना हो जाएगा? 60, और 6 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 6x। ठीक है? ध्यान देना इस चीज को, इस चीज को ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना। देखो तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 6x, देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 60, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 10 डेज। x क्या है? 10 दिन हो गया। मतलब इन शॉर्ट यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, कि मुझे x दिन लग रहा था 6 वर्कर के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर रिक्वायर्ड। तो 6 वर्कर नीड 10 डेज। 10 डेज। समझो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? पहले 5 वर्कर थे तो 12 दिन लग रहे थे, अब मैंने एक वर्कर को बढ़ा दिया तो 6 वर्कर कर दिया। तो 6 वर्कर कर दिया, तो जहां पे 12 दिन लग रहे थे अब कहां कितने लग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लग रहे हैं।
तो जब मैं मैन पावर को बढ़ाऊंगा, जब इंसान को मैं बढ़ाऊंगा तो काम तो है फटाफट होगा ना। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे, 10 दिन लग रहा है। सिर्फ कितना दिन लग रहा है? मात्र 10 दिन लग रहा है। सेम उसी प्रकार दूसरा फंडा देखो यहां पे ध्यान से। दूसरा फंडा यह है कि हमको पता है कि 5 दिन लग रहे हैं, 5 वर्कर को 12 दिन लग रहे हैं, तो 15 वर्कर को कितना लगेगा? Y लगेगा, यानी 15 वर्कर को Y दिन लगेगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 60 इज इक्वल टू 15Y। आगे ले लो, 15Y इज इक्वल टू 60, तो देयरफॉर Y का वैल्यू हो जाएगा 60, 15 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 15 1 जा 15 होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो देयरफॉर Y का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। Y क्या है? डेज निकालना है ना, तो Y इज इक्वल टू 4 डेज। मतलब अगर हमने 5 वर्कर दिया तो 12 दिन लगे, 6 वर्कर दिया तो 10 दिन लगे, लेकिन अगर सीधा सीधा मैंने 15 वर्कर लगा दिया काम करने के लिए, तो 15 वर्कर जब मैं लगाऊंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर कितना है? 15 वर्कर्स, 15 वर्कर्स टेक, 15 वर्कर टेक कितना दिन है? 4 डेज टू वीड अ फील्ड, वीड अ फील्ड। समझ में आ गया? थोड़ा हैंडराइटिंग खराब निकल रहा है क्योंकि रफली लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फास्ट लिखना है इसके लिए, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, इतना तो आप समझदार हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो क्या आप लोग कर पाओगे सॉल्व? क्या आप लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस सर अब ऐसे क्वेश्चंस आने तो हम लोग तो चुटकी बजा के कर सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप क्वेश्चन को समझ के उसको एनालाइज करके उसका जो भी तरीका आपने सीखा है, जो हमने कंसेप्ट आपको सिखाया, वो उससे आप सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे एक और क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग फटाफट से, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मोहन है उसको 10 दिन लग रहा है टू फिनिश ए बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। जैसे हम लोग को आदत होती है एक बुक पढ़ने की, मान लो कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, अब वो बुक को पढ़ने के लिए, पूरा बुक को फिनिश करने के लिए, जो कि बुक 40 पेज का है, उस 40 पेज को पढ़ने के लिए मुझे कितने दिन लग गए? 10 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब वो हर दिन 4-4 पेज पढ़ रहा होगा, ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन ए डे टू फिनिश इन 8 डे। मतलब जो उसको 10 दिन लग रहा था, अब मान लो किसी और को पढ़ना है, लेकिन 8 ही दिन में कंप्लीट करना है, या फिर उसी को पढ़ना है, अब उसको 8 दिन में कंप्लीट करना है, तो वो कितना पेजेस पढ़ेगा? हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन 8 डेज। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो मतलब मुझे एक बात बताओ कि पहले वो क्या पढ़ रहा था? 10 दिन लगा रहा था 40 पेज को पढ़ने के लिए। देखो 10 दिन 40 पेज को पढ़ने के लिए लगा रहा था, लेकिन अब उसने दिन को कम कर दिया। देखो यहां ध्यान से देखना इस चीज को, क्या कर रहा है कि 10 दिन लगा रहा है 40 पेज पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जब 40 पेज पढ़ने के लिए उसको 10 दिन लग रहे हैं, बराबर, 40 पेज पढ़ने के लिए उसको 10 दिन लग रहे हैं, मतलब एक दिन में वो मेरे हिसाब से 4 दिन कुछ पढ़ रहा होगा, मतलब 4 पेज पढ़ रहा होगा एक दिन में, करेक्ट है। अब उसको उतने ही 40 पेज पढ़ने, ठीक है ना। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड टू फिनिश इन 8 डे। अब उसको 8 दिन में कंप्लीट करना है, तो जब 8 दिन में उसको कंप्लीट करना होगा, तो मतलब जो पहले 4-4 पेज पढ़ रहा था, अब उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये बढ़ जाएगा। तो पेजेस जो है, मतलब दिन जो है वो कम हो रहा है। देखो 10 से 8 हुआ, लेकिन पेजेस जो है पर डे के हिसाब से बढ़ेगा, मतलब एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। दिमाग लग रहा है? मतलब ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे सबसे पहले कि लेट पेजेस ही रीड टू कंप्लीट पेजेस रिक्वायर्ड, लिख सकते हो यहां पे पेजेस रिक्वायर्ड, लेट पेजेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बुक इन 8 डेज इज इक्वल टू x पेजेस। मतलब एक दिन में वो x पेजेस पढ़ रहा है, मुझे पता नहीं। और एक चीज मुझे पता है कि जो पेजेस है, ठीक है, पेजेस एंड जो दिन है, पेजेस एंड डे आर जो है वो क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि अगर दिन कम कर रहे हो तो पेजेस बढ़ रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ये भी चीज मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि भैया ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो जब मुझे पता है कि पहले मुझे मोहन को 10 दिन लग रहा था, ठीक है, मुझे मोहन को क्या लग रहा था? 10 दिन लग रहा था, ताकि वो अपना 40 पेज कंप्लीट कर सके। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। पहले मोहन को 10 दिन लग रहा था ताकि वो 40 पेज को कंप्लीट कर सके। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? अब उसको 8 दिन लेना है कंप्लीट करने के लिए उसी बुक को, ठीक है। तो कितना है? x हमने माना हुआ है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मेरा 10 मल्टीप्लाई बाय 40, जो कि मेरा नंबर ऑफ पेजेस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये नंबर ऑफ डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू
कितना दिन लग रहा है, अब 8 ही दिन ले रहा है वो, सिर्फ उसको 8 दिन ही लेना है, तो कितना पेजेस वो रीड करेगा, मतलब x है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 400 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x इज 8x, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 8, बराबर। 8 1 8, 8 5 40 और ये 0 50 हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। ठीक है, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको कितना दिन लग रहा है, हाँ 40 पेजेस वो हर दिन रीड कर रहा था, माफ करना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बीच में एक गलत लाइन बोल दिया था कि वो हर दिन 40 पेज रीड कर रहा है, अब वो 50 पेजेस रीड करेगा। तो देयरफॉर मोहन वुड रीड 50 पेजेस एवरी डे। हर दिन कितना पेजेस पढ़ेगा, 50 पेजेस पढ़ेगा, तब जाके वो बुक कंप्लीट होगा 8 दिन के अंदर। पहले 10 दिन पढ़ा उसने, तब जाके उसने बुक कंप्लीट किया। तो 10 दिन लगातार पढ़ा, लगातार 10 दिन बुक पढ़ रहा है, हर दिन 40-40 पेजेस पढ़ रहा था। पहले कितना पढ़ रहा था, हर दिन 40 पेज पढ़ रहा था, मतलब 400 पेज की बुक थी। मैंने थोड़ा सा गलत सेंटेंस बोल दिया था बीच में, लेकिन अब बराबर कर दिया मैंने। तो अब कितना पढ़ेगा, 50-50 पेज पढ़ेगा, तब जाके उसकी बुक कंप्लीट होगी। समझ में आ गया, क्लियर। चलो हम जाएंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत मजेदार भी है, लेकिन एट ए टाइम आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो आपको बिल्कुल फोकस रहना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश है और नरेश है, ये टुगेदर इन्वेस्टेड एक, क्या ये 1,44,000 है, 1,44,000 रुपया इन दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया है, मतलब कहीं पे तो पैसा डाला है। और उन दोनों का जो पैसा डालने का जो रेशियो है वो 4:5 है, मतलब किसी ने 4th हिस्सा दिया, किसी ने 5th हिस्सा दिया, मतलब समझ रहे हो 4:5 का रेशियो है, मतलब किसी का प्रॉफिट ज्यादा किसी का कम, इस प्रकार से दिया हुआ है। एंड बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब उन्होंने ये पैसे का क्या किया है, जमीन खरीदा। 1,44,000 का उन्होंने दोनों ने मिलकर जमीन खरीदा है, लेकिन दोनों में 50-50 का पार्टनरशिप नहीं है, उन्होंने में 4:5 का पार्टनरशिप है। हमको पूछा है आफ्टर सम इयर्स दे सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कुछ साल के बाद जब जमीन का प्राइस बढ़ गया तो उन्होंने उस लैंड को, उस प्लॉट को बेच दिया, जिसकी वजह से उनको 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 20% किसका, जितने में लिया था, ऑब्वियसली 20% उसका ही होता है। व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, मतलब दोनों को, क्या नाम है दोनों का भाई, सुरेश और नरेश को कितना कितना पैसा प्रॉफिट मिला, ये हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट। चलिए शुरुआत करें हम लोग दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कभी भी तो ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चंस होते हैं पार्टनरशिप वाले। हमारा ये पूरा चैप्टर जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, ये जो चैप्टर है इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन के कुछ सम्स हमने स्टार्टिंग में देखे, 2-3 एग्जांपल, फिर 2-3 एग्जांपल हमने इनवर्स के देखे। अब ये जो देखने जा रहे हैं ये पार्टनरशिप वाले एग्जांपल है, और ऐसे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे अगर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना पैसा खर्चा किया उन्होंने, 1,44,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा खर्चा हुआ। ठीक है, अब पैसा खर्चा होने के बाद उनको उसी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिल रहा है 20%, तो हम लोग बोल सकते हैं 20% क्या मिल रहा है दोस्तों, प्रॉफिट मिल रहा है। करेक्ट है कि नहीं, 20% क्या मिल रहा है दोस्तों, प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, टोटल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू व्हाट, 20% ऑफ 1,44,000, जितना भी पैसा डाला उसका 20% जो होगा वो टोटल प्रॉफिट होगा। तो 20% मतलब क्या होता है, 20% को कैसे लिखते हैं हम लोग, आपको पता है ना, कोई भी चीज परसेंट में होता है तो उसको अपॉन 100 लिखना होता है। तो 20% मतलब 20/100 हो गया, ऑफ 1,44,000 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1,44,000। ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो कैंसल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाय 1,440, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, 1 2, तो ये हो गया 28,800 रुपया, मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट जो आया, ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो आया वो आया 28,800 रुपया। 28,800 रुपया क्या है, ये उनका प्रॉफिट है, लेकिन ये किसका प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है। अभी तक हमने हिस्सा नहीं किया, लेकिन हिस्सा अब करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि प्रपोर्शन जो है, प्रपोर्शन ऑफ क्या नाम है, सुरेश एंड नरेश, प्रपोर्शन ऑफ सुरेश एंड नरेश इज कितना है, 4:5। ठीक है, जो प्रपोर्शन है इन दोनों का, सुरेश और नरेश का कितना है, 4:5 है। तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है 4:5 रेशियो में, तो प्रॉफिट भी उसी प्रकार से वो लोग डिवाइड करके लेंगे 4:5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट will also be in the ratio of, will also be
देखो ध्यान से, विल ऑल्सो बी इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो भी उनका 4:5 होगा। तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कि ये जो नरेश एंड सुरेश है दोस्तों, ये हमें मानना पड़ेगा कि लेट द प्रॉफिट ऑफ, पहला कौन है? सुरेश, उसका क्या आएगा? 4, साइमल्टेनियसली होता है ना। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ सुरेश जो होगा वो होगा 4x। ठीक है, मैं मान लूंगा कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो 4x है, क्योंकि 4 उसका रेशियो है, तो x के हिसाब से होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कितना है अभी। और जो प्रॉफिट होगा, क्या नाम है उस दूसरे इंसान का? लेट द प्रॉफिट ऑफ नरेश इज इक्वल टू 5x, मुझे पता नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से। प्रॉफिट ऑफ सुरेश 4x है, नरेश का प्रॉफिट 5x है, लेकिन इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा, है कि नहीं? इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो टोटल प्रॉफिट बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे पता है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो है 28,800 रुपया। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट ये दोनों को मिला के ही होगा ना, तो 4x प्लस 5x, तो दोनों का मिला के मतलब 4x प्लस 5x जो होंगे वो मिला के 28,000 होंगे। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 28,000। ठीक है, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 28,000 डिवाइड बाय 9। अब इसको डिवाइड कर लो यार, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, साइड में कहीं करता हूं, 28,000 डिवाइड बाय 9। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 3 27 होता है, 1 बचा। ठीक है, 9 1 9, 1 बचा, 0 आ गया, 9 1 बचा, 0 हो गया, 9 1 9.0, 311.11, ऐसा कुछ तो आ रहा है क्या? 3101। ठीक है, हाँ 28,800 है ना। देखो मैंने गड़बड़ किया है, 28,000 लिख दिया, एक सेकेंड। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ? ये 28,800 है, मैंने 28,000 लिखा है। देखो ऊपर बराबर लिखा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, करेक्ट करो, ये छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे से हो जाती है कभी कभी, इतनी सारी चीजें हम पढ़ाते हैं ना, कभी कभी हो जाती है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28,800 डिवाइड बाय 9। करो डिवाइड, 9 1 9, 9 3 27, 18 बचा, 9 2 18 और 0 0, मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3200 रुपया। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 3200 रुपीज। हमको निकालना क्या है दोस्तों? देखो फिर से आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे आओ वापस से। क्या बोल रहा है? आफ्टर सम ईयर दे सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देव गॉट? प्रॉफिट ऑफ सुरेश कितना है बताओ मुझे? प्रॉफिट ऑफ सुरेश कितना है? कितना माना है हमने? 4x माना है, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3200 कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8 और 4 3 12, 12,800 रुपया प्रॉफिट हो गया सुरेश का। वैसे निकाल दो नरेश का, नरेश प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना माना है नरेश के लिए? हमने 5x माना हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू है 3200, तो कितना हो जाएगा? 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 और 16, 16,000 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया? तो सुरेश को मिल रहा है 12,800 रुपया प्रॉफिट और नरेश को मिल रहा है 16,000। अब आप बोलोगे सर अलग अलग क्यों मिला? क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट भी वो लोग ने 4:5 का किया था, मतलब सुरेश ने कम किया था और नरेश ने ज्यादा किया था, तो प्रॉफिट भी नरेश को ही ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? तो इस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यह चीज हमने समझाने की कोशिश की है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मेरे को कराना है, मैं सोच रहा हूं, देखो वीडियो बड़ा बन गया है, जो मैंने सोचा था हाफ एन आवर में हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है जो मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको समझ के लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, जय, सीमा, निखिल, नीलेश, ये 4 लोग ने मिलकर 3,60,000 रुपया खर्चा किया है और पार्टनरशिप डाला है इन द रेशियो ऑफ 3 4 7 6। रेशियो देखो, जय का रेशियो 3 है, सीमा का रेशियो 4 है, निखिल का 7 है, नीलेश का 6 है। व्हाट वाज द जय एक्चुअल शेयर? क्वेश्चन ये पूछा है कि जय का एक्चुअल शेयर इन कैपिटल, मतलब पूरे पैसे में कितना उसका शेयर है, वो हमको पूछा है। दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 12%, उनको 12% प्रॉफिट भी हुआ है, तो प्रॉफिट में निखिल कितना कमाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देखो ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, क्रिटिकल है, लेकिन आपको समझेगा। देखो सबसे पहले 4 लोग हैं, कौन कौन है? जय, सीमा, निखिल, नीलेश, ये 4 लोग ने समथिंग कुछ पैसा जो है वो डाला हुआ है। समझ में आ रहा है? इसको आप ध्यान से सुनो, ये चीज को अगर आप समझ जाओगे तो डाला हुआ है, तो हम लोग वही सेम चीज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। हमको पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, यहां पे
टोटल इन्वेस्टमेंट भाई कितना है यहां पे 3,60,000 रुपया। 1 2 3 बराबर 3,60,000 हो गया, 3,60,000 रुपया। ठीक है, अब मुझे बताओ 3,60,000 में इन सभी का रेशियो 3:4:7:6 है। ठीक है, ये ठीक है। तो हम लोग को पता है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लेट द पार्टनरशिप, या फिर रेशियो बोल सकते हो, पार्टनरशिप रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कौन कौन है भाई? ये लोग जय है, सीमा है, निखिल है और नीलेश है। उसका क्या हो जाएगा? 3x 4x 7x 6x, नीचे लिखो क्या, रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्ट दे दो थोड़ा सा, रिस्पेक्टिवली। तो मैंने बता दिया कि सबका अपना अपना इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे बताओ कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा इन सभी का मिला के होगा। तो भाई इनको अगर मैं बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट को, मतलब 3x को 4x के साथ प्लस करूं, प्लस 7x के साथ प्लस करूं, प्लस 6x के साथ, तो ये जय, नीलेश, जय, सीमा, निखिल और नीलेश, इन सबका प्लस करके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 3,60,000 रुपया है। ठीक है, बराबर। तो कितना हो जाएगा? ये 3x है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 3x है ये। 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 7x 14, 14 प्लस 6 20x। तो 20x इज इक्वल टू 3,60,000 रुपया। ठीक है, ये 1 0 यहां कैंसिल, 1 0 यहां कैंसिल, 2x बचा। नहीं तो आप ऐसा मत कैंसिल करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये थोड़ा हायर वर्जन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, 3,60,000 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। 0 0 यहां कैंसिल कर दो, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, 2 8 16, और ये 1 2 3 0, 1 2 3 0, मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 18,000। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया? 18,000। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट वाज जय एक्चुअल शेयर, कितना पैसा है जय का? ध्यान देना इस चीज को। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं भाई, जय का कितना था? पहला कौन है? जय है ना, तो जय का कितना था? 3x था। तो देयरफॉर जय एक्चुअल शेयर, जय एक्चुअल शेयर कितना है उसका भाई? पहला कितना है? 3x है ना जय का, जय का कितना है? 3x है। तो 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 18,000 कितना हो जाएगा? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 3 54 होता है, यानी कि यहां पे लिख दो 54,000 रुपीज। मतलब जय ने कितना पैसा लगाया? कितना पैसा लगाया की बात हो रही है? 54,000 रुपीज जय ने लगाया हुआ है। बाकी लोग ने भी और ज्यादा लगाया होगा। ठीक है, चलो ये एक चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज यहां ये पूछा है, एक तो हमने निकाल दिया, इसका काम खत्म। जय का एक्चुअल शेयर कितना है टोटल पैसे में, डाल दिया। दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% प्रॉफिट हो रहा है। क्या बोल रहा है ये? 12% प्रॉफिट हो रहा है। देखो ध्यान से, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है 12% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 12% ऑफ 3,60,000 रुपया। टोटल पैसा कितना है? 3,60,000 है, उसका 12% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 12% ऑफ 3,60,000। तो 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 रुपया। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, कितना बचा? 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 करो यार, कितना होता है? 3600 मल्टीप्लाई बाय 12, 3600 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। 0 0 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 7, 0 1 0 0 1 0 0 1 6 6 1 3 3, 0 0 2 7 6 13, 1 कैरी 4। ठीक है, तो 43200, मतलब कितना आ गया टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 43,200 रुपीज। ये आपको समझा? क्या किया हमने? बस टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, क्योंकि हमको बोला था कि 12% प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 12%। 12% के प्रॉफिट के हिसाब से हमने निकाल दिया कि भाई 43,200 प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक, निखिल को कितना मिला? तो हम लोग निकालेंगे निखिल का प्रॉफिट। तो निखिल प्रॉफिट, निखिल का प्रॉफिट कितना होगा? जितना उसने इन्वेस्ट किया। कहां है निखिल भाई? 1 2 तीसरे नंबर पे, मतलब 1 2 तीसरे नंबर पे 7x है, तो निखिल का प्रॉफिट भी हो जाएगा 7x। ठीक है, अब आप x का वैल्यू ये मत डालिएगा। ठीक है, अब आपको यहां पे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, जो आप लोग को वापस से सॉल्व करके करना पड़ेगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है? इस चीज को समझो, नहीं तो आपका पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। देखो यहां पे ध्यान से, एक सेकंड। ठीक है, तो निखिल प्रॉफिट निकालना है, तो निखिल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को सभी के प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। तो सबका प्रॉफिट कितना है? जय का प्रॉफिट 3x है, ठीक है, सीमा का प्रॉफिट 4x है, निखिल का प्रॉफिट 7x है, और नीलेश का प्रॉफिट 6x है। और ये सभी प्रॉफिट को मिला के होता है 43,200 रुपीज।
ठीक है, तो 3 + 4 7, 7 14, 14 + 6 20x इज इक्वल टू 43200, बराबर, ध्यान देना यहां पे। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 43200 बराबर डिवाइड बाय 20, 1 0 कैंसिल कर दो, 2 1 2, ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और 0, 2160 आ रहा है, बराबर। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2160। तो ये आपका नया x का वैल्यू आया, ठीक है। तो हमको चाहिए जय का, सॉरी निखिल का ना, कहां गया क्वेश्चन, हाउ मच प्रॉफिट निखिल मेड। तो देयरफॉर यहां पे लिखो, देयरफॉर निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना है उसका हिस्सा, कितना है 7x है ना, तो यानी 7 × x, यहां पे है 2160। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 0 0, 7 6 42, देखो 7 0 0, 7 6 42, 4 कैरी, 7 1 7 और 11 बराबर, और 1 कैरी, 7 2 14 15, 15,120 रुपया किसका प्रॉफिट हो गया, ये हो गया निखिल्स का प्रॉफिट। एक बार क्रॉस चेक कर ले, बिल्कुल सही है। तो 15,120 रुपया जो है वो क्या हो गया, निखिल का प्रॉफिट हो गया, और यही क्वेश्चन हमें पूछा था। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर को हमने एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज करा दिया, जिसमें डायरेक्ट, इनवर्स और साथ में पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी करा दिए। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहो मन लगा के, और जितने वीडियोस हमने बना रखे हैं उसको भी देखते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।